डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियंवदा द्वारा रचित उपन्यास शेष यात्रा लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले मैंने दो उपन्यासों के बारे में आपके समक्ष जिक्र किया। उपन्यास शेष यात्रा में नारी जीवन के प्रति संघर्ष, पीड़ा और वेदना की करुण व्यथा का यथार्थ चित्रण लेखिका उषा प्रियंवदा ने किया है। नायिका अनु अपनी नानी के यहाँ अपना जीवन बिताती है। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी नानी और मामा मामी के बीच अपने सुनहरे पलों को बिताते हुए अपने जीवन को नया आयाम देती है। अनु की कॉलेज में बीएससी करते करते ही शादी हो गई डॉक्टर प्रणव कुमार से। प्रणव उसे अमेरिका ले जाना चाहता है। अनु अपने मामा मामी और नाना नानी से अलग नहीं होना चाहती। शादी के रीति रिवाजों के चक्कर में उसे लखनऊ शहर छोड़ विदेश में जाना पड़ता है, जिससे वह खुश नहीं है। अनु और प्रणव विदेश चले जाते हैं। अनु बहुत ही सीधी सादी लड़की है, क्योंकि हम देखते हैं भारतीय परिवेश में जो लड़की का लालन पालन होता है या जिस तरह के संस्कारों, रीति रिवाजों या शिष्टाचार से उसका भरण पोषण होता है, उससे वह अपने आप को पूरी तरह से एक तरह से रंग लेती है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी छल कपट वहां दिखाई नहीं देता। और घर का वातावरण अगर सुखद हो तो उसमें हम देखते हैं कि कृत्रिम अभिव्यक्ति या प्रवृत्ति वहां पर नहीं दिखाई देती है। जीवन में जो मामा मामी ने दिखाया वहीं तक वह सीमित रह गई। मतलब जहां तक उसे घुमाया फिराया या जिस तरह के संस्कार दिए वह उसी के आसपास अपना जीवन यापन करने लगी। आधुनिक फैशन या अंग्रेजी में गिटपिट करना उसको नहीं आता था, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से भारतीय परिवेश में जो लड़की रहती है वह अपनी मान मर्यादा के अनुसार अपने व्यक्तित्व को ढालती हुई नजर आती है, और वैसे ही संस्कार वे जीवन भर अपने आधारों पर व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। शादी के बाद प्रणव जब उसे अमेरिका ले जाना चाहता है तो उससे पहले उसे शॉपिंग करने के लिए रुपए देता है। अनु उन रुपयों को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि इससे पहले इतने सारे रुपए उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे, या इस तरह का कोई भी मौका या अवसर उसे प्राप्त नहीं हुआ था। इतने रुपए उसने कभी इकट्ठे नहीं देखे थे। अनु उन रुपयों को कैसे खर्च करे उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रणव अपनी सहपाठी रेखा से अनुरोध कर उसे शॉपिंग ले जाने के लिए कहता है। अनु और रेखा सारा दिन बाजार में फिरती घूमती रहती हैं। अनु का जल्दी से चीज मतलब हम देखते ना कि हमें जल्दी से कोई भी चीज भाती नहीं है, ये एक नजर में पसंद नहीं आती। और भारतीय स्त्रियों की तो ये व्यथा है कि हम देखते हैं कि किसी भी दुकान पे या शॉपिंग मॉल में या अन्य स्थानों पर एकदम चीजें समझ में नहीं आती। देख परख कर ही चीजों का हम जायका लेते हुए नजर आते हैं। अनु और रेखा सारा दिन बाजार में फिरती रही। इस तरह से यह देख कहीं ना कहीं रेखा के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। वह अनु को देखकर छल्ला भी जाती है कि सारा दिन बाजार में घूमते फिरते हो गया और कोई भी चीज उसे पसंद नहीं आई, और वह व्यंग कसते हुए अपनी तिलमिलाहट व्यक्त करती है। अनु और प्रणव विदेश आ जाते हैं। अनु ने भारतीय परंपरा एवं रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जिया है। अब पाश्चात्य परिवेश में उसका एकाएक स्वरूप देख उसे एडजस्ट होने में समय लगेगा, क्योंकि हम परिवर्तन की अगर बात करें तो परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है, पर हम जल्दी से किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। कारण बहुत से हैं, क्योंकि किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से उसमें ढालना, और किसी भी
संस्कृति में या किसी भी हम कहें आचार विचार में ढलना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसमें हमें कई चीजों से संघर्ष और द्वंद करना पड़ता है, जिसके कारण हम परिवर्तन सहसा स्वीकार नहीं कर पाते। यही स्थिति परिस्थिति अनु के साथ भी दिखाई गई है कि किस तरह से वह पाश्चात्य संस्कृति के प्रति अपने भावों को व्यक्त करती हुई नजर आती है। डॉक्टर प्रणव ने अपने घर में सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है। अनु भी पति के मन अनुसार अपना जीवन जीने लगती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि स्त्री का अपना कोई जीवन नहीं होता, वह परिवार के प्रति समर्पित होती है। शुरू से माता पिता के साथ रहकर उनके प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करती हुई नजर आती है, तो फिर शादी के बाद अपने पति, ससुराल वाले या उनके द्वारा रीति रिवाजों द्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति को व्यक्त करती हुई नजर आती है। उसकी अपनी कोई जिंदगी वहां पर अर्थ देते हुए नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम देखते हैं कि इससे पहले के उपन्यासों में भी यही भाव, चाहे पुरुष उपन्यासकार हो या स्त्री उपन्यासकार हो, उन्होंने यही व्यथा को व्यक्त करने का सहसा प्रयास किया है। अनु घर या हम देखते हैं कि किसी और के साथ भी उतने अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाती, क्योंकि उसके मन में एक झिझक वहां पर दिखाई देती है, क्योंकि प्रणव हम देखते हैं कि सारा दिन बाहर रहता है अपने पेशे के अनुसार। अनु घर या श्रीमती कुमार तक ही सीमित रह जाती है, जिससे प्रणव ने मिलाया वह उसी के साथ संबंध अपने प्रगाढ़ करने में एक तरह से व्यस्त रहती है, पर उन संबंधों में भी उतना परिपक्वता का जो रूप है वह नहीं दिखाई देता, जिसके कारण अनमने मन से अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अनु का अपनी या प्रणव की नजर में कोई अस्तित्व वहां पर नहीं दिखाई देता। वह केवल प्रयास करती रहती है कि वह प्रणव के अनुसार चले, और चलने के कारण वह अपने आप को कठपुतली के आधार पर भी व्यक्त करती हुई नजर आती है। प्रणव उसे कुछ भी कहने या करने के लिए कहता तो वह बिना सोचे समझे तुरंत करने के लिए आमादा हो जाती, वह सब करती। अनु अपने जीवन में स्थिरता चाहती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी शादी के बाद या शादी के द्वारा जिस तरह के संबंधों में वह भाव व्यक्त करता है, उसमें वह स्थिरता का भाव लाना चाहता है कि वह एकदम सही रहे, जिसके कारण वह अनेक प्रकार के प्रयास करती हुई भी वहां पर नजर आती है। इसमें वह घर परिवार या प्रणव के दोस्तों से भी उसका संपर्क होता है। शादी के कुछ वर्ष बाद मां बनने की इच्छा प्रणव के सम्मुख रखती है, तो प्रणव उसे इस जिम्मेवारी से विमुख रहने की ही सलाह देता है और कहता है उसे अभी बच्चे नहीं चाहिए। अनु प्रणव की बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि हमने जिस तरह के वातावरण में हम रहे हैं या जिस तरह के संस्कृति के आधार पर अपना जीवन जिया है, उसमें हम देखते हैं कि शादी के कुछ वर्षों के बाद ही जो बच्चे का आगमन होता है वह कहीं ना कहीं सुखपूर्वक दिखाई देता है। प्रणव केवल उसे अपनी जिम्मेदारी ही उठाने का वहां पर अर्थ व्यक्त करते हुए कहता है, वह तो केवल अपना मनोरंजन ही देखता रहता है, जिंदगी केवल एंजॉय करने के लिए नहीं होती। प्रणव की यह एक तरह से विचार था, पाश्चात्य संस्कृति में उसका जीवन यापन हुआ है, तो उसमें उसे केवल अपनी व्यस्तता, अपने मनोरंजन, अपनी भौतिक सुविधाओं के आधार पर किस तरह से जीवन व्यतीत किया जाए, बस केवल उसी पर अपना प्रयास वह जाहिर करते हुए दिखाई देता है। विदेश में अनु एकांकी जीवन से त्रस्त हो जाती है। अनु घर में रहकर डरी, सहमी और डिप्रेशन का शिकार होती चली जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति घर में अकेला है और उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है, तो वह अनेक प्रकार के संघर्ष से जूझता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम शुरू से आरंभ तक जितनी भी अभी हमने उपन्यास को देखा है, उसमें देखा है कि ये नारी किस तरह से अपने जीवन के प्रति संघर्ष करते हुए दिखाई देती है। पल पल या पग पग पर वह अनेक प्रकार की समस्याओं के सम्मुख, उनके समाधान के सम्मुख अपने व्यक्तित्व का पुरजोर रूप से प्रयास करती हुई दिखाई देती है। घर में पूरा दिन वह क्या करे उसे समझ नहीं आता, क्योंकि भौतिक सुख सुविधा की सारी वहां पर सुविधाएं प्रणव ने उसे दे रखी है, तो उसके लिए कोई कार्य वहां पर नहीं रहता है। प्रणव ने उसे घर में रहने की हिदायत पहले से ही दे रखी थी, चाहे वह कुछ भी करना पर घर से बाहर
काम करने की मत सोचना है, क्योंकि हमारे पुरुष समाज में ये पहले से ही आघा या इस तरह की परिपक्वता का जो एक माहौल या वातावरण तैयार किया जाता है, केवल पुरुष ही कार्य करेगा और स्त्री घर का कार्य करेगी। तो इस तरह की जो नियम है, सिद्धांत है, वह कहीं ना कहीं औरत को सीमित करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो उसी सीमितता का जो अभाव है वो लेखिका ने यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। अनु का मेल जोल प्रणव के सभी मित्रों से होने लगा और वह सभी के बीच अपने आप को एक तरह से मिक्सअप करने में लगी रही। प्रणव का एक दिन अचानक अनु से यह कहना कि वह डॉक्टरी छोड़ फिल्मों में काम कर अपना भाग्य आजमाना चाहता है। अनु इस संवाद, इस वक्तव्य, इस वाक्य को सुनकर वह हक्का बक्का रह जाती है। प्रणव ने फिल्मों के निर्देशक के लिए कुछ क्लासेस शुरू कर दी। दिन रात केवल काम पर उसका ध्यान रहता। घर में कम और बाहर ज्यादा वह अपना समय बिताने लगा। पहले 15 दिन में एक आधी बार घर आते, फिर महीनों में और आगे तो साल में एक आध बार ही घर आया करते। अनु चीखती चिल्लाती रहती, पर प्रणव अपनी आंखें बंद किए अपने सपने के पीछे भागने को तैयार था। प्रणव अनु को केवल दिलासा ही देता रहता। एक दिन प्रणव के सभी मित्रगण एक पार्टी में मिले। उनमें प्रणव को छोड़ अनु सभी प्रणव के दोस्त उपस्थित थे। प्रणव की मित्र ज्योत्सना ने अनु की आंखों पर पड़ा विश्वास का पर्दा हटाने का प्रयास किया। यानी कि जो प्रणव है उसका संबंध किसी पर नारी, पर स्त्री के प्रति वह आकृष्ट था, उसको ज्योत्सना ने अनु को बताया। विश्वास का पर्दा हटा तो अनु बिखर गई। अनु ने ज्योत्सना से साफ साफ कहने को कहा तो ज्योत्सना ने आंखों देखी अपनी एक तरह से व्यथा को व्यक्त किया। हम लोग तो पुराने विचारों के हैं। डॉक्टर पटेल ने जाकर प्रणव से साफ साफ पूछा तो उसने कहा कि वह उसे चाहता है, उससे शादी करने की सोच रहा है। अनु के सिर से आसमान और पैरों से जमीन खिसकती हुई वहां पर दिखाई दी कि किस तरह से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी घर गृहस्थी को भी दांव पर लगाने से हिचकिचाता नहीं है। प्रणव का ऐसा रूप रंग देख उसके जहन में कहीं भी कोई विचार वहां पर एक तरह से उपस्थित होते हुए नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो प्रणव के बारे में ऐसा सोचना ही नहीं चाहती थी। और जब उसके मित्र से इस तरह की सूचना मिलती है तो वह हतप्रभ रह जाती है, जिसके कारण वह अपनी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए भी आमादा हो जाती है। धीरे धीरे प्रणव के व्यवहार की सारी परत दर परत खुलने लगी। अनु प्रणव की इन बातों को सुनकर, इस व्यवहार को देखकर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह धीरे धीरे अकेलेपन के कारण पागल की स्थिति में पहुंच गई। आस पड़ोस ने मिलकर उसका इलाज करवाया। प्रणव एक आधी बार उसे देखने के लिए आया और अपनी तीखी कटु वाणी से व्यंग कसते हुए उसके दिल को छलनी कर गया। अनु धीरे धीरे सदमे से उभरने का प्रयास कर रही थी। कई महीने उसे समझने में लग गए कि प्रणव उसके साथ नहीं बल्कि चंद्रिका के साथ जीवन जी रहा है। अनु संघर्ष करके अपने आप की अलग पहचान बनाती है। आगे पढ़कर एक काबिल डॉक्टर बन जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में अगर इस तरह का कोई भी पहलू या कोई भी मौका आता है तो जीवन कितना नीरस होता है, और तलाक की जो पीड़ा है ये वही व्यक्ति महसूस कर सकता है या अनुभव कर सकता है या संवेदना के आधार पर अभिव्यक्त कर सकता है जिसने इसे भोगा हो। और उसके दौरान देखते हैं कि कितने वर्षों तक संत्रास और असुरक्षा का जो भाव है वह अनु के मन में चलता हुआ दिखाई दिया।
जब वह प्रणव की हरकतों से या उसके व्यवहार से लगातार पीड़ित हो रही थी या पागलपन की एक स्टेज तक वह पहुंच गई थी, तब उसने अपने मन ही मन ये धारणा की कि वह जीवन में कुछ करना चाहिए और इसके के लिए वह लगातार प्रयासरत भी थी। उसे अपने स्व की महत्ता को या स्व के अस्तित्व को वहां पर दिखाने का वह प्रयास लगातार कर रही थी, जिसके आधार पर वह एक सफल डॉक्टर बन सकी। अनु दोबारा से सारे सुख एवं अधिकार हासिल कर नई जिंदगी के सुनहरे पलों को एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि हम देखते हैं चाहे भारतीय परिवेश हो या पाश्चात्य परिवेश हो, उसमें स्त्री किस तरह से अपनी समस्याओं के आधार पर, अपनी कठिनाइयों के आधार पर, अपनी विसंगतियों के आधार पर, अपनी विषमताओं के आधार पर अपना जीवन किस तरह से तहस नहस करती हुई दिखाई देती है और किस तरह से वह हमेशा शोषण का भी शिकार होती हुई नजर आती है। तो इसमें किस तरह से जो नायिका अनु है वह अपने जीवन के आधार पर अपने आप को एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। भरसक प्रयास के बाद वह सब कुछ पाती है जो उसे चाहिए था। अनु को जब इस बात का आभास होता है तो वह प्रणव के लिए दुखी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान लगातार प्रयास करते हुए दिखाई देता है और वह जब एक स्त्री के साथ उस तरह के सुख का जो आधार है वह व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह दूसरी स्त्री के साथ भी उसी तरह के व्यवहार से लिप्त वहां पर दिखाई देता है, जिसके कारण वह कई बार मानसिक और शारीरिक स्थितियों परिस्थितियों से भी गुजरता हुआ दिखाई देता है। यही प्रणव के साथ भी हुआ, वह चंद्रिका के साथ भी इसी तरह का व्यवहार कर अपनी स्थिति को वहां पर व्यथा को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। जब अनु को इस बात का पता चलता है कि प्रणव ने जैसे अनु के साथ किया वैसे ही चंद्रिका के साथ भी वह उसी व्यवहार के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा है या उसी आधार पर चंद्रिका को वह देखते सुनते हुए महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं वह मानसिक आघातों से भी घिरता हुआ नजर आता है। अनु को जब इस बात का आभास होता है तो वह प्रणव के लिए दुखी होती है। लेखिका उषम प्रियंवदा ने नारी की व्यथा और पुरुष का अहंकारी चरित्र रूप यहाँ पर स्पष्ट किया है कि चरित्रहीन सोच को दिखाने का भी यहाँ पर प्रयास किया है। भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रति संवेदनात्मक रूप में बदलते रिश्तों की कड़वाहट को लेखिका ने शेष यात्रा के आधार पर व्यक्त करने का भरसक प्रयास किया है। कि हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को निरंतर पार करने के लिए प्रयास करता हुआ दिखाई देता है, और उसमें हम देखते हैं कि ये यात्रा कई बार कितनी सुखद होती है और कई बार कितनी दुखद भी होती है, क्योंकि हम शादी से पहले जिस तरह का जीवन यापन करते हैं या जिस तरह के परिवेश में हम अपना जीवन यापन करते हैं उसमें हम सारी सुख सुविधाएं ना होते हुए भी सुख का सारा भोर हम जीते हुए नजर आते हैं। पर कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति शादी के बाद कितना अर्थहीन, कितना असुरक्षा के घेरे में आता हुआ दिखाई देता है, कि केवल व्यक्ति अपने ही आधार पर अपना जीवन यापन करता है, वह किसी के दूसरे के बारे में नहीं सोचता, नहीं विचारता और उसे लगातार पड़ताड़ना, शोषण या उसके अहम को चोट पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। शादी या विवाह एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति समाज द्वारा व्यक्त की जाती है, पर उसमें हम देखते हैं कि विवाह संस्था के द्वारा जब इन आधारों को व्यक्त नहीं किया जाता तो अनेक प्रकार की जो यात्राएं हैं वह कहीं ना कहीं शेष रूप में बिखरती हुई नजर आती है। धन्यवाद।